कौन कोरोना का मरीज कौन नहीं, फैसलाबाद में जानना मुश्किल हो गया। अलाइड अस्पताल की BS3 लैब में कोरोना टेस्टिंग रुक गई। लैब में दिए गए कोरोना के 500 टेस्ट के नतीजे लटक गए। यह अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक हुकूमत ने अमले का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। मुस्तकिल अमले से काम लिया जाएगा। आपको बताते चले कौन कोरोना का मरीज कौन नहीं, फैसलाबाद में जानना मुश्किल हो गया। अलाइड अस्पताल की BS3 लैब में कोरोना टेस्टिंग रुक गई। लैब में दिए गए कोरोना के 500 टेस्ट के नतीजे लटक गए। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक हुकूमत ने अमले का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। मुस्तकिल अमले से काम लिया जाएगा। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से अलाइड अस्पताल में BSL3 लैब बनाई गई है, जहाँ पे डिवीज़न भर के जितने भी कोरोना वायरस के मरीज़ हैं इनके यहाँ पे टेस्ट किए जा रहे हैं। और टेस्ट करने के लिए हुकूमत की जानिब से टेक्नोलॉजिस्ट जो थे वो यहाँ पे तैनात किए गए थे। 31 दिसंबर 2021 को उनका कॉन्ट्रैक्ट जो था वो ख़त्म हो गया, जिसके बाद उन्होंने काम छोड़ दिया है। और तकरीबन इस वक्त अगर अलाइड अस्पताल के वाले से बात की जाए तो 480 जो है वो इस वक्त टेस्ट जो है वो इस वक्त इल्तवा का शिकार हैं। हमारे साथ MS अलाइड अस्पताल डॉक्टर अरशद चिमा मौजूद है, उनसे जानते हैं क्योंकि अलाइड अस्पताल का निज़ाम चला रहे हैं। इनसे जानते हैं कि किस तरह उन अफराद के जो टेस्ट किए जाएंगे। जी सर, बताएं कि टोबा टैक्सिंग के इस टाइम 480 जो है वो टेस्ट पड़े हुए हैं, कैसे निज़ाम चलाएं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं जी, हमारे पास रेगुलर स्टाफ है, वो कर रहा है, सारे वो लग रहे हैं। और ये जो रात को आए हैं वो पेंडेंसी नहीं है, वो लग रहे हैं। अभी आप थोड़ी देर में सारे के सारे टेस्ट लग जाएंगे। उसमें लगने में थोड़ा सा टाइम लगता है PCR लगवाने में। हमारे पास रेगुलर स्टाफ सफिशेंट है और वो सारे का सारा ओवर चार्ज ले चुका है। और वो हम अब रेगुलर स्टाफ के साथ ये BSL3 इंशाल्लाह चला लेंगे। सर, जो BSL का लैब का अमला था, हुकूमत की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया, क्यों कोई बातचीत हुई है हुकूमत के साथ उनके? ये शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट था, कंसल्टेंसी थी जस्ट 3-3 महीने की। उसके बाद इस दफ़ा गवर्नमेंट की पॉलिसी में यह है कि इनका कॉन्ट्रैक्ट किसी भी लेवल पे अब उन्होंने एक्सटेंड नहीं करना, ना ही हमने कोई रिकमेंडेशन भिजवानी है। तो इसलिए अब हम रेगुलर स्टाफ जो हमारा ट्रेंड हो चुका है, अब हम ये सारे का सारा काम जो हमारे पास एग्जिस्टिंग स्टाफ है, रेगुलर स्टाफ है जो अलाइड अस्पताल में सारी डिपार्टमेंट का, ये वो सारा ओवर चार्ज ले चुका है और वो सारे का सारा ये संभाल लेगा BSL। बिल्कुल, BSL का लैब का जो निज़ाम है वो जो रेगुलर मुलाजमीन है जो कि अलाइड अस्पताल BSL जो लैब है अलाइड अस्पताल में बनाई गई यहाँ पे तैनात है, अब जो रेगुलर मुलाजमीन है वही चलाएंगे। और जो कॉन्ट्रैक्ट पर मुलाजमीन तैनात किए गए थे हुकूमत की जानिब से उनके मुस्तकिल अमले से काम लिया जाएगा। अज़ादार हुसैन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बताएं टोबा में MPA सईद अहमद सईदी की काविश रंग ले आई। टोबा टेक्सिंग में बनेगा पैरामेडिकल कॉलेज। पैरामेडिकल कॉलेज रजाना रोड पर कायम होगा। सरकारी कॉलेज की तामीर पर 50 करोड़ लागत आएगी। मजीद तफसीलात जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में तरक्याती कामों का सफ़र जारी है और टोबा टेक्सिंग के आवाम के लिए अच्छी खबर है कि ज़िला टोबा टेक्सिंग में अब पैरामेडिकल कॉलेज MPA सईद अहमद सईदी की काबिशें रंग ले आई हैं और वो टोबा टेक्सिंग में पैरामेडिकल कॉलेज की मंजूरी में कामयाब हो गए हैं। ज़िला टोबा टेक्सिंग के ऐसे तलबा जो पैरामेडिक्स की तालीम हासिल करना चाहते हैं उनको अब दूसरे अजला में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि अपने ही शहर में वो तालीम हासिल कर सकेंगे। रजाना रोड पर जगह का इंतखाब कर लिया गया। करीबन 48 कनाल जगह पर यह कॉलेज तामीर होगा और उस पर मजमूई तौर पर 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस हवाले से MPA सईद अहमद सईदी का कहना है कि इब्तदाई तौर पर ये 25 करोड़ इसकी मंजूरी हुई थी, लेकिन बाद में फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बाद इसकी जो रकम है उसमें इजाफा कर दिया गया। मजमूई तौर पर 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे और तमाम जल्द ही इसके टेंडर भी कर लिए जाएंगे। और इस कॉलेज की तामीर के बाद ऐसे तलबा जो पैरामेडिक्स की तालीम हासिल करने के लिए फैसलाबाद या दूसरे शहरों में जाते थे उनको अब अपने ही शहर में तालीम के मौके मैसर आ सकेंगे। ना सिर्फ टोबा टेक्सिंग बल्कि करीबी ज़िला झंग और करीबी जो नवाही इलाकों में रहने वाले अफराद हैं उनको भी टोबा टेक्सिंग जो है वो करीबी ज़िला पड़ता है, वहाँ पर वो अपने शहर में आकर जो है वो पैरामेडिक्स की तालीम हासिल कर सकेंगे। हम इस बड़े प्रोजेक्ट्स के बाद जो है वो शहरियों ने खुशी का इजहार किया और उनका कहना है कि पैरामेडिकल कॉलेज के क़याम से उनके बच्चों की मुश्किलात अब कम हो जाएंगी। जी, टोबा समेत दीगर अजला के तलबा तालीम हासिल करेंगे। मुबशिर, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद शहर होगा हरा भरा, चौक चौराहों का जमालियाती हुस्न भी बढ़ेगा। PHA की जानिब से करोड़ों रुपए की ब्यूटिफिकेशन पर अमल दरामद का आगाज कर दिया गया। 10 करोड़ रुपए की लागत से GTS चौक, कश्मीर चौक समेत दीगर मकामात पर सिविल वर्क का आगाज कर दिया गया। आपको बताते चले फैसलाबाद शहर होगा हरा भरा, चौक चौराहों का जमालियाती हुस्न भी बढ़ेगा।
पीएचए की जानिब से करोड़ों रुपए की ब्यूटिफिकेशन पर अमल दरामद का आगाज कर 10 करोड़ रुपए की लागत से जीटीएस चौक, कश्मीर पार्क समेत दीगर मकामात पर सिविल वर्क का आगाज कर दिया गया। बात करते हैं रमजान मिर्जा से। जी रमजान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर की ब्यूटिफिकेशन के ऊपर जो है वो काम शुरू हो चुका है, जहां पर पार्क हरे भरे होंगे, ग्रीन बेल्ट्स भी सजेंगी। इसके साथ साथ ब्यूटिफिकेशन के 6 बड़े मंसूबे जो हैं वो इस फेज में शुरू किए जा रहे हैं, जिनमें जीटीएस चौक में सुई धागे का एक खूबसूरत मॉडल जो है वो लगाया जाएगा, जिससे फैसलाबाद में दाखिल होते ही अंदाजा हो सकेगा कि सनतों के शहर में दाखिल हो चुके हैं। दूसरा अहम मंसूबा जो कैनाल रोड है उसके ऊपर फाउंटेन्स जो हैं वो लगाए जाएंगे। कैनाल ही का पानी जो है वो उन फाउंटेन्स में इस्तेमाल होगा और वहीं पर दोबारा चला जाएगा। इसके ऊपर भी जो है वो आने वाले दिनों में काम शुरू होगा। तीसरा अहम मंसूबा जो है वो जनावाला रोड कोहिनूर सिटी में फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात के मॉडल्स या स्टैचूज जो हैं वो लगाए जा सकेंगे। अरफा करीम हो, नुसरत फतेह अली खान हो या इसी तरह के दीगर अहम शख्सियात, उनकी यादगारें जो है वो वहाँ पर होंगी और फैसलाबाद की इन शख्सियात को देखते ही अंदाज़ा हो सकेगा कि फैसलाबाद जो है वो टैलेंट के हवाले से कितना अहम है। इसके अलावा तीसरा बड़ा मंसूबा जो है, चौथा बड़ा मंसूबा जो है वो कश्मीर पार्क या पहाड़ी वाली ग्राउंड जिसे कहते हैं, वहाँ पर खुदाई का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। वहाँ पर भी खूबसूरती और ब्यूटिफिकेशन का मंसूबा जो है उसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। छठा बड़ा मंसूबा जो है वो झंग रोड के ऊपर होगा, जहाँ पर ये हो सकेगा कि फैसलाबाद का दाखिली रास्ता जो है वो बेहतर बनाया जाएगा। वहाँ पर लाइटिंग होगी, वहाँ पर मुमकिन तौर पर जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो भी बनाए जा सकेंगे। सेल्फी पॉइंट जो है वो समुद्री रोड के ऊपर होगा। इस तरह ये मजमूई तौर पर 10 करोड़ रुपए के मंसूबे हैं, जिनके ऊपर पीएचए की जानिब से जो है वो काम कर दिया गया है, शुरू किया गया है। पीएचए हुकाम के मुताबिक पीएचए की जानिब से काम कर दिया गया है। रमजान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। खबर शामिल करें चनियोट से। चनियोट में यूरिया खाद के लिए काश्तकार मारे मारे फिरने लगे। यूरिया खाद की फरोख्त 1788 की बजाय 2200 रुपए में जारी। किसान हुकूमती नाकिस पॉलिसियों के बायस दलीलो ख्वार हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा। बिल्कुल जी, ज़राई अफसरान और ज़िले इंतज़ामिया खाद माफिया के सामने बेबस हो गई है और एक दफ़ा फिर से यूरिया खाद की जो मसनूई किल्लत है वो बरकरार है। मार्केट में जो काश्तकार हैं वो ज़लीलो ख़ार हो रहे हैं, लंबी लाइनें लगी हुई हैं और उन्हें घंटों इंतज़ार के बाद भी यूरिया खाद जो है वो उनके लिए दस्तयाब नहीं है। दूर दराज से ये काश्तकार भाई आए हैं और इन्हें मार्केट में खाद जो है वो नहीं मिल रही, जिस वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। कितना सफ़र करके आए हैं, खाद मिल रही है? भाई हम तकरीबन 16 किलोमीटर सफ़र करके हैं। सोना यूरिया खाद बिल्कुल नहीं मिल रही मार्केट में। जो मल्ली साहब हैं इधर डिस्ट्रिक्ट ज़रिए ऑफिसर, उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था 2500 के हिसाब से मिल रही है। अगर आपने लेनी है तो आप पेमेंट एडवांस सबमिट करवा दें तो कल या परसों आपको मिल जाएगी। तो फिर मैं गया उनके ऑफिस तो उन्होंने कहा कि माजरत वो नहीं मिली, आप अपने पैसे वापस ले लें। और इसके अलावा जो है ना, हम जलील हो रहे हैं। हमारी जो गंदम है ना वो बिल्कुल ही तबाह हो रही है, क्योंकि इतना अरसा होने के बावजूद ही हम पहले पानी पे खाद देते हैं, अभी तक पानी नहीं लगाया, तो गंदम की एवरेज बिल्कुल कम हो जानी है। कितना सफ़र करके आए हैं, क्या मसला है कि कितने की मिल रही है खाद? 8-10 किलोमीटर सफ़र कर गया मथरुमा पिंड से, तो 2200 रुपए रेट लगा और पर्ची मिली है। लैंड में खड़े हो जलील हो के महकमे ज़राअत ऑफिसर नू किसान कार्ड भी दिखाया। किसान कार्ड दिखाने के बाद ये रेट लगा, फिर हुन बारी आएगी, फिर उधर क्या होएगा क्या होगा। बिल्कुल जी, किसान जो है वो परेशान है और भी काश्तकार मौजूद हैं। अगर आपको यूरिया खाद नहीं मिलती तो जो फसल आपने उगाई है उसका कितना नुकसान हो सकता है? बहुत नुकसान हो रहा है फसल का। ये वक्त है खाद देवन दा, अगर इस वक्त खाद ना दी गई तो फसल साड़ी तबाह है। असं रोजाना चक्कर ला ला के आते हैं कल व्या परसों व्या, तो बाकी साइड तो दी जाते ना। बिल्कुल जी, जो काश्तकार भाई हैं इनका ये भी कहना है कि मसनूई किल्लत जो है वो पैदा की गई है, यूरिया खाद जो है वो उन्हें नहीं मिल रही, जिस वजह से जो उन्होंने फसल को पानी लगाना था उस वजह से भी उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा, चूँकि यूरिया खाद जो है वो मौजूद नहीं है। पहले खाने में जो पहला पानी होता है उसमें जो है वो यूरिया खाद जो है वो लगाना होती है। कितना सफ़र करके आए हैं, क्या मुतालबा करेंगे? तकरीबन 8-10 किलोमीटर सफ़र किया है। तो यूरिया खाद का ये देख लें, रेट जो है ना 1768 है, ठीक है। तो ये ब्लैक में बेच रहे हैं, ठीक है ना, तकरीबन 2300 किसी को। आगे जो गोदाम में लेने जाते हैं वहाँ पे 100-150 कहते हैं कि हमें दो, तो फिर हमें उठाने देंगे, ठीक है। मनसूई किल्लत कर रहे हैं। आगे मुस्तकबिल का देखें, आगे किल्लत हो जाएगी गंदम की,
ठीक है, फिर बुरहान आ जाएगा, मारा जाएगा, आटा महंगा हो जाएगा, किसान फिर मारा जाएगा, गरीब आदमी फिर मारा जाएगा। ये हुकूमत की नाअहली है, उस्मान बुज़दार की नाअहली है कि वो किसानों को खाद प्रोवाइड नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसलिए ये आगे ये अब सोच रहे हैं, ये अब ब्लैक में दे रहे हैं, गरीब आदमी नहीं अफोर्ड कर रहा, तो फिर वो गंदम को नहीं मिलेगी खाद, तो फिर एवरेज भी नहीं आएगी, एवरेज नहीं आएगी तो फिर आटा इन्होंने महंगा कर देना है अगले साल 2022 लास्ट पे 23 में। बिल्कुल जी, हर तरफ बहरान ही बहरान है। एक दफ़ा फिर से मसनूई किल्लत जो है वो बरकरार है और मार्केट में जो काश्तकार भाई हैं वो परेशान हो रहे हैं, वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें जो है वो सरकारी रेट पर जो यूरिया खाद है वो फराहम की गंदम जाए। को खाद चाहिए जो कहीं दस्तयाब नहीं। जी शुक्रिया बाबर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जंग के यूटिलिटी स्टोर्स पर 12 रोज से आटा और घी की शॉर्टेज का सामना। शहरियों को सस्ती अशिया की फराहमी यकीनी ना हो सके। शहरियों को चीनी की क्वालिटी पर भी तहफुजात का इजहार। बात करते हैं वसीम अहमद से। जी वसीम, बताइएगा शॉर्टेज के हवाले से। जी, यूटिलिटी स्टोर से आटा और घी का हसूल जंग के शहरियों के लिए एक ख्वाब बन गया। तकरीबन 3 हफ्ते से जायद का अरसा गुजर चुका है, लेकिन जंग के यूटिलिटी स्टोर्स पर ना ही घी अवेलेबल है, ना ही आटा दस्तयाब है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये इस हवाले से यूटिलिटी स्टोर की इंतजामिया का कहना है कि घी और आटा जो है वो परचेज ही नहीं किया जा रहा वफाकी हुकूमत की जानिब से, जिसकी वजह से ना ही किसी भी यूटिलिटी स्टोर पर आटा फराहम किया जा रहा है, ना ही घी दस्तयाब है। और अगर दीगर अशिया खुरोनोश की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा अहम जो है अशिया खुरोनोश में चीनी मानी जाती है। चीनी भी जंग के कई जो स्टोर्स हैं उन पर दस्तयाब नहीं है, और जहां पर है वहां पर तकरीबन 2 से 3 दिन का जो स्टॉक है वो बकाया रह गया है। इसके अलावा जो है जैसे ही ये स्टॉक खत्म होगा तो उसके बाद चीनी का शॉर्टफॉल जो है वो शुरू हो जाएगा। शहरियों का इस हवाले से यही कहना है कि हुकूमत जो है यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा घी जो है वो फराहम करे, और इसके अलावा चीनी का जो शॉर्टफॉल है उसको भी फराहमी यकीनी बनाए। वसीम अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। जमा पूंजी हवाले करो नहीं तो पिस्तौल की गोली खाओ। मोहम्मदपुरा में डाकुओं ने शहरियों को ऑप्शन दे दिया। मोहम्मदपुरा गली नंबर 7 में साल की पहली सबसे बड़ी वारदात। 2 मुसल्लह मुल्जिमान ने ताजिर आफ्ताब से मुबैना 82 लाख रुपए छीन लिए। दूसरी जानिब गली नंबर 6 में शहरी मोहम्मद हसन से डकैती। मजाहमत पर 26 साल बेटे अबू बकर को 3 फायर मारकर जख्मी कर दिया। पुलिस ने ताहाल दोनों वाकयात का मुकदमा दर्ज न किया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा फरजाना सिद्दीक से। जी फरजाना, बताइएगा वाकयात का मुकदमा क्यों दर्ज न किया जा सका? जी, फैसलाबाद शहर एक बार फिर से जुराइम पेशा नासिर के शिकंजे में आ गया। चोर और डाकू बहुत ही बेबाकी और दीदा दिलेरी के साथ शहरियों की जमा पूंजी लूटने में मसरूफ हैं। थाना गुलबर्ग के इलाका मोहम्मदपुरा में गुज़िश्ता रात 2 मुसल्लह मुल्ज़मान ने ताजर से 82 लाख रुपए मुबैना तौर पर छीन लिए और उसके बाद फरार हो गए। ताजर का कहना है कि उन्होंने अपना एक कहीं पे मकान बेचा था, वो रकम लेकर जैसे ही घर में दाखिल होने लगे हैं 2 मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़मान आए हैं और असले के जोर पर उनसे मुबैना तौर पर 82 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए। 15 पर इतला भी दी गई, पुलिस भी मौका पर पहुंची, लेकिन मुल्जमान कौन थे, कहां से आए, उनका कोई भी सुराग नहीं लग सका। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मुतासरा ताजर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, कहिएगा सारा वाकया किस तरह से पेश आया? जी, हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हम ना शायद से वापस आ रहे थे। हमने एक गारापना सेल किया था, उसकी पेमेंट हम एक नया कारोबार शुरू कर रहे थे किराने का। उधर से पेमेंट हम ना इधर लेकर आ रहे थे घर हम इंशाल्लाह ताला ये पहुँचे ही हैं तो पीछे से 2 आदमी आए, उन्होंने 2 फायर किए इधर आके। अच्छा। तो उन्होंने कहा जो आपके पास जो शॉपर है ना वो हमें दे दें, और हमें ना जो मोबाइल थे, जो कीमती चीज़ें थी, शॉपर था, वो लेके बाद। तो पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई हुई है? अभी कोई कार्रवाई नहीं। जी बिल्कुल, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इनका कहना है कि 2 मुसल्लह मोटरसाइकिल आए हैं और उन्होंने इन पे खौफ और हरासतारी करने के लिए 2 फायर भी किए और इनके पास जो भी कीमती सामान, मोबाइल फोन और 82 लाख रुपए थे मुबैना तौर पर छीन के फरार हो गए। पुलिस भी यहाँ पर पहुंची है, लेकिन कार्रवाई सिर्फ कागजों की हद तक महदूद है। ना तो अभी तक मुकदमे का अंदराज हो सका है और ना ही मुल्जमान का कोई सुराग लग सका है, जबकि शहरियों की जानिब से शहर के वस्त में इस तरह की डकैती और चोरी की वारदातों पर भी तशवीश का इजहार किया गया है। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। बहुत शुक्रिया फरजाना, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी। सेल्स टैक्स चोरी रोकने और शहरियों में सेल्स टैक्स के ऑनलाइन तस्दीकी सिस्टम POS की आगाही के लिए चीफ कमिश्नर महमूद हुसैन जाफरी की क़यादत में वॉक का एहतमाम। अराकीन सूबाई और कौमी असेंबली POS, डिप्टी कमिश्नर, चैम्बर अहदेदारान, ताजिर तंजीमों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे आगाही वॉक में शरीक। आपको अपडेट कर रहे हैं। सेल्स टैक्स चोरी रोकने और शहरियों में सेल्स टैक्स के ऑनलाइन तस्दीकी सिस्टम
POS की आगाही के लिए चीफ कमिश्नर महमूद हुसैन जाफरी की क़यादत में वॉक का अहतमाम। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली, CPO, डिप्टी कमिश्नर, चैम्बर अहदेदारान, ताजर तंजीमों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे आगाही वॉक में शरीक हैं। इसी पर मजीद बात करते हैं, उमैर अजमत ने हमें ज्वाइन किया है। जी उमैर, बताइएगा। जी, आज फैसलाबाद में FPR की जानिब से सेल्स टैक्स चोरी को रोकने और ऑनलाइन तस्दीकी निज़ाम POS से आगाही देने के लिए आगाही वॉक का एहतमाम किया गया है, जिसमें न सिर्फ सरकारी अफसरान, सिविल सोसाइटी, पार्लियामेंटेरियंस और दीगर अफसरान ने सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की है। चीफ कमिश्नर FPR महमूद हुसैन जाफरी मेरे साथ मौजूद हैं, उन्होंने इस वॉक की क़यादत की है। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या मैसेज देंगे आज इस वॉक के? देखिए, आज का जो वॉक का मेन मैसेज है और हमारा जो बेसिक टारगेट है वो जनरल पब्लिक है। आवाम को ये मैसेज देना कि जो आप शॉपिंग करते हैं, आपका जो सेल्स टैक्स कटता है वो सरकारी खजाने में जमा नहीं हो पा रहा। अगर आप उन शॉप से शॉपिंग करेंगे, उन दुकानों से शॉपिंग करेंगे जो कि FPR के सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड है, तो ये चीज़ इंश्योर हो जाएगी जो एक पैसा जो आपका टैक्स का कटा है वो सरकारी खजाने में जमा भी हो। और दूसरा इसका मकसद था कि देखें जो 15 तारीख को जो कुरानदाजी होने जा रही है, तो एक इंसेंटिव भी गवर्नमेंट ने दिया है और जिसको इंशाल्लाह वज़ीर आज़म साहब खुद उसका इफ्तिताह करेंगे जो पहली कुरानदाजी होगी। और हर महीने 6 करोड़ से ज़ायद की जो इनामात हैं वो तकसीम किए जाएंगे अवाम में। तो ब्रॉडर इसका एस्पेक्ट यही है कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी हो और जो टैक्स कटता है वो तमाम का तमाम सरकारी खजाने में जमा हो। मैं आज कौमी क्रिकेटर मुश्ताक अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या पैगाम देंगे आज आप लोगों को टैक्स के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय महमूद जाफरी साहब ने बहुत अच्छा एक अवेयरनेस जो वॉक करवाई है। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि लाहौर से इन्होंने मुझे बुलाया सिर्फ लोगों को बताने के लिए, क्योंकि जब हम पैसे देते हैं बड़े बड़े स्टोर्स में तो विल मेक श्योर कि जो अवेयरनेस हो पूरी फैमिली को, घर वालों को और लोगों को कि जो हम टैक्स पे करते हैं बड़े बड़े स्टोर्स के अंदर जाके, वो मेक श्योर करें कि वो जो हमारे टैक्स कटा है वो कौमी खजाने में जाए। और ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह इस तरह हमारे मुल्क को तरक्की भी देगा। कायमा कमेटी बराए खजाना के चेयरमैन फैजुल्लाह कमोका साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहते हैं, क्या पैगाम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आज इनोवेटिव स्टेप लेने पे चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स फैसलाबाद महमूद जाफरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये एक अवेयरनेस कैंपेन है, पहले इसका कोई ऐसी सच प्रेसिडेंट नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म के इक़दामात, इस किस्म की अवेयरनेस कैंपेन्स जो है वो चलती रहनी चाहिए। तो बेसिकली तो जो ट्रेडर्स हैं हमारे, उनको भी और जो हमारे जनरल पब्लिक है उनको बताना मकसूद है कि POS सिस्टम के तहत जो है वो जो कि डायरेक्टली लिंक्ड है, जो आप यहाँ से इन शॉप्स जिनके ऊपर POS सिस्टम नस्ब है वहाँ से जो भी परचेज़ करेंगे वो डायरेक्टली जो टैक्स होगा वो जाएगा कौमी ख़जाने के अंदर। तो लोगों को बताना मकसूद है कि आपका पैसा जो दुकानदार टैक्स चोरी करते हैं या जिनकी जो POS सिस्टम नहीं लगवाते, तो उससे जो है वो कौमी खजाने को नुकसान पहुंचता है। तो लोगों को अवेयरनेस देना मकसूद है कि वो उन शॉप से परचेज़ करें जहां पे POS सिस्टम नस्ब है, ताकि पैसे डायरेक्टली कौमी खजाने में जाएं और वो फिर पाकिस्तान के लोगों की सेहत के ऊपर, तालीम के ऊपर और जो मुल्क की तरक्की है उसके लिए वो पैसा खर्च हो सके। तो ये इमरान खान साहब की क़यादत में, डॉक्टर इशफाक साहब जो हमारे चेयरमैन FBR हैं, उनकी क़यादत में ये एक बड़ा इनोवेटिव स्टेप है। और इंशाल्लाह ताला मैं ये समझता हूँ कि डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी का टारगेट हासिल करने के लिए, लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए, ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस के लिए ये एक बहुत बड़ा इकदाम है। ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिक्का साहब, अहम स्टेक होल्डर हैं, आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने देखा कि हमारे ताजर जो हैं वो टैक्स देना चाहते हैं और उसी मोहब्बत के जज्बे में आज वो FBR के खाना बिछाना है, मगर PSO सिस्टम जो है ये बड़े दुकानदार पॉइंट ऑफ सेल जो है उन पे लगता है। छोटे दुकानदार फिक्र ना करें, उनका जो फिक्स टैक्स शौकत तरीन साहब के साथ हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं और जो 1000 स्क्वायर फुट का टियर है, अगर उसको ये हम कहते हैं कि कारोबार के हुजम के ऊपर टैक्स लगना चाहिए। अगर सिर्फ 1000 स्क्वायर फुट में लगाते हैं तो ऐसी मार्केटें हैं, यार्ड मार्केट है और वहाँ 100 फुट में दुकानदार बैठे हैं तो वो तो एग्जेम्प्ट हो गए। तो कारोबार के हुजम के मुताबिक
हमारी आवाम टैक्स देना चाहती है। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ जाफरी साहब को, कमोका साहब को और अपने तमाम ताजरों को कि वो आज इस वाक़ में शामिल होकर उन्होंने हुब्बुल वतनी का सबूत दिया है। मगर एक बात कि महकमा जो है वो अपने जो इंस्पेक्टर साहिबान या जो इनके एहलकार हैं जो मार्केटों में आके लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, ये ब्लैकमेलिंग बंद होनी चाहिए। अगर कोई छोटा ताजर जिसको टैक्स का प्रॉब्लम हो वो अंजुमन ताजरान सिटी के दफ्तर में आए, हम उसके मसाइल इंशाअल्लाह ताला हल करेंगे। बिल्कुल ये इस वॉक का मकसद ये है कि तमाम शहरियों को, तमाम अफराद को इस बात का पैगाम देना है कि वो सेल टैक्स चोरी रोकने के लिए अपना मौसर किरदार अदा करें। जी शुक्रिया उमैर असमत, आपने हमें अपडेट किया। अभी आपको बताएं, भवाना बाईपास के करीब मुबैना तौर पर ट्रांसफार्मर चोरी की 2 वारदातें। चोर जमींदार मोहम्मद सकलैन चद्दर का मोटर का ट्रांसफार्मर ले उड़े। आबादी इकबाल नगर का ट्रांसफार्मर भी चोरी। शहरियों का आरपीओ फैसल आबाद और डीपीओ को नोटिस लेने का मुतालबा। मजीद बात करते हैं फखर दीवान भुट्टा से। जी फखर, बताइएगा इन वारदातों के हवाले से। बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही चोरी की वारदातों में भी इजाफा हो गया है। थाना भुवाना की हदूद में मुबैना तौर पर 2 ट्रांसफार्मर चोरी की वारदातें सामने आई हैं, जहां पर भुवाना बाईपास के करीब मोहम्मद सकलैन चद्दर नामी जिम्मेदार का नामालूम चोर जो है वो ट्रांसफार्मर ले उड़े, जबकि साथ करीबी आबादी जो इकबाल नगर के नाम से मशहूर है उसका ट्रांसफार्मर भी नामालूम चोर जो है वो ले उड़े हैं। मेरे साथ यहाँ पर मोहम्मद सकलैन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि वो इस वारदात क्या कहना चाहेंगे। आपके ट्रांसफार्मर कब चोरी हुए हैं और कुछ पता चला कौन ले गए? मेरा नाम अमन सकलैन है और रात के वक्त ही चोरी हुई है ट्रांसफार्मर। एक मेरा और एक दूसरा आबादी इकबाल नगर का ट्रांसफार्मर वो ले गए चोर। ना मालूम, पता नहीं कौन थे, किस टाइम आए, ये भी मालूम नहीं। और साथ ये बाईपास है, साथ ही बिल्कुल अगर यहाँ पुलिस या गश्त वगैरह कोई पैरा वगैरह होता तो शायद ना होती हमारी चोरी। पहले भी 4-5 साल पहले भी हमारा ट्रांसफार्मर चोरी हुआ है, लेकिन मेरा मुतालबा है आरपी और डीपीओ साहब से कि वो हमारी चोरी जो है दोनों ट्रांसफार्मर वो जल्द अज जल्द कोशिश करें, मेहरबानी करें कि हमें मालूम लगे कौन ले गया कौन नहीं ले गया, हमारे लिए कर दो। मुतासरीन का नोटिस लेने का मुतालबा। फखर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद फेस्को ऑपरेशन स्टाफ की अनोखी मंतक। डिमांड नोटिस में सार्फिन से 40 फुट तार के पैसे वसूल किए जाने लगे। सार्फिन को 20 फुट से ज्यादा तार प्राइवेट खरीदने की हिदायत। सार्फिन फेस्को मुलाजिमीन की होशियारियों पर बरस पड़े। मजीद जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को ऑपरेशन स्टाफ की अनोखी मंतक जो है वो सामने आ रही है, जबकि डिमांड नोटिस में घरेलू जो सार्फिन है जो घरेलू कनेक्शन लगवाना चाहते हैं उनसे जो है वो 40 फुट तार के पैसे फेस्को की जानिब से वसूल किए जाते हैं और एस्टीमेट भी जो है वो 40 फुट तार का ही बनाया जाता है। मगर जब सार्फिन को कनेक्शन की सहूलत दी जाती है तो तब सार्फिन की जानिब से शिकवा सामने आ रहा है कि फेस्को ऑपरेशन स्टाफ की जानिब से जो है वो 20 फुट से ज़ायद तार जो है वो प्राइवेट तौर पर ख़रीदने की हदायत की जाती हैं। इस हवाले से हमारे साथ सार्फ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि आपका जो है वो कनेक्शन लगाने के लिए आए थे, क्या कहना था फेस्को का? सर अस्सलाम वालेकुम सर, वो उन्होंने बोला कि आपको 10 मीटर तार मिलेगी। हमने बोला हमें 30 फुट तार चाहिए। उन्होंने बोला वो 10 फुट तार मिलेगी और अपने पैसों के खरीदे, इसलिए वो 20 फुट से ज़्यादा तार जो है वो प्राइवेट तौर पर खरीद कर लाओ, ये कह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर जो सारे मौजूद है उनका यही कहना है। अवैस अली अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। गुज़श्ता माली साल का इख्तिताम। एक्सपोर्ट के आदाद शुमार में नुमाया इजाफा। जुलाई से माह दिसंबर 2021 में एक्सपोर्ट 25% बढ़ी है। फैसलाबाद के सनतकारों का इस इजाफे पर क्या कहना है, जानते हैं शराज बट से। जी शराज, अपडेट कीजिएगा। साल के अख्ताम पर यानी साल 2021 के अख्ताम पर भी एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ी है, 25% इसमें ग्रोथ आई है और 15.45 अरब डॉलर तक एक्सपोर्ट जो पहुंच चुकी है। अब्दुल रज़ाक दाऊद मुशीर बराए वज़ीर आज़म की जानिब से बाकायदा तौर पर यह ट्वीट पैगाम भी किया गया है। इस पर फैसलाबाद के सनतकार क्या समझते हैं, क्योंकि इस वक्त एक्सपोर्ट बढ़ने के बावजूद सनतकारों के ज़बान पर जो है वो शिकायत नज़र आती हैं। वो शिकायत क्या हैं,
کچھ مسائل کیا ہیں، اس پر گفتگو کرنے کے لیے کاشف زیاد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، پاکستان ہوزری مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹر ایسوسیشن کے چیئرمین، ان سے بات کرتے ہیں۔ کاشف بتائیے گا، بلا شبہ ایک اچھا قدم ہے کہ ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے اور معیشت گرو کر رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ کمپلینز بھی سٹل موجود ہیں، وہ کیا ہیں؟ دیکھیں شراز، سب سے خوشائند بات یہ ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں اور یہ ہر مہینے بڑھتی جا رہی ہیں، اور اس بار بھی جو رزاق داؤد صاحب کا جو ٹویٹ آیا ہے یہ بڑا حوصلہ افزا ہے ہمارے ایکسپورٹرز کے لیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے ہماری مشکلات کا، تو مشکلات میں سب سے کل ہی جو ٹیکسٹائل پالیسی ہے اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے، اور یہ بہت بڑی ایک تشویش کی لہر جو ہے ہماری انڈسٹریز کے اندر دوڑ گئی ہے کہ آنے والے وقت میں جو حکومت جس دن امپاور ہوئی تھی تب سے یہ نعرہ لگایا گیا تھا کہ ٹیکسٹائل پالیسی اگلے آنے والے 5 سال 10 سال کے لیے آ رہی ہے، لیکن اگر اس کو مؤخر کر دیا گیا اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں، کیا ریزنز ہیں جس کی وجہ سے اس کو ڈیلے کیا گیا؟ ہمارے جو ایکسپورٹر ہیں وہ اس ٹائم پہ اس ٹیکسٹائل پالیسی کے اوپر بیس کر رہے تھے کہ گیس روک دی جاتی ہے، ٹیکسٹائل پالیسی مؤخر کر دی جاتی ہے، ان تمام فیصلوں سے پہلے صنعت کار کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا جاتا؟ دیکھیں اگین ہمیں یہ سرپرائز ملا ہے رزاق داؤد صاحب کی طرف سے، منسٹری آف کامرس کی طرف سے، کہ ہماری جو ٹیکسٹائل پالیسی ہے مؤخر کر دی، اور ہماری بارہا گورنمنٹ سے یہ مطالبہ ہے کہ خدارا اگر آپ نے اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ نادرا سینٹرز میں صارفین کے لیے نئی سہولت، کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے ادائیگی کے لیے پوائنٹ آف سیل ٹرمینل لگانے کا فیصلہ، شہری تمام رقوم انتہائی آسان طریقے سے ادا کر سکیں گے۔ تفصیلات جانتے ہیں عمران اسلم سے۔ جی عمران، بتائیے گا۔ جی بالکل، نادرا نے فیصل آباد میں صبح بھر کے نادرا دفاتر میں کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے رقوم کی ادائیگی کے حوالے سے جو ہے وہ پوائنٹ آف سیلز کا ٹرمینل متعارف کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، سے بات چیت کرتے ہیں۔ اچھا، اگر یہ پوائنٹ آف جو ٹرمینل کا جو سسٹم ہے یہ نافذ ہو جاتا ہے، اس میں جو عام شہری اس کو کس حد تک فائدہ ہوگا؟ یہ جو ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ کی جو سہولت آ رہی ہے نادرا کی طرف سے، یہ بہت عوام کے لیے سہولت مند ہوگی اور اس سے زیادہ ہمارا ٹائم کی بچت ہوگی، اور یہ میں اس کے لیے یہی کہنا چاہوں گا کہ عوام کی بہت زیادہ ٹائم کی بچت ہوگی، ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ بس اچھا، آپ بتائیے گا اس سے کس حد تک فائدہ ہوگا؟ یہ جو نادرا کے تمام دفاتر میں کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈ کی جو سہولت ہمارے لیے آ رہی ہے، اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ پہلے ہم ہاتھ سے پیسے جمع کراتے تھے، اب کارڈ کے ذریعے پیسے جمع کرائیں گے، اس سے ہمیں لائن میں لگنے سے بھی ہمیں بچ جائے گا اور ہمارے وقت کی بھی بچت ہوگی، یہ ہمارے لیے بہت اچھا فیصلہ ہے۔ جی بالکل، فیصل آباد میں صبح بھر کے نادرا دفاتر میں جو پوائنٹ آف سیلز کا ٹرمینل لگانے کا فیصلہ کیا شہریوں کی جانب سے اقدام کو سراہا گیا۔ جی شکریہ عمران، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ محکمہ صحت آفس چنیوٹ میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ ڈیولپمنٹ سینٹر کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر مشتاق بشیر عاقف نے سینٹر کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب میں سینئر میڈیکل ٹیکنالوجسٹ منور عباس، ڈائریکٹر ایمرجنسی ڈی ایچ کیو ہسپتال ڈاکٹر ممتاز احمد عوان سمیت دیگر کی شرکت۔ مزید بات کرتے ہیں نمائندہ سٹی 41 عبدالقدیر سے۔ جی عبدالقدیر، بتائیے گا۔ آج بالکل ایڈیو کمپلیکس چنیوٹ میں محکمہ صحت چنیوٹ کی جانب سے ڈسٹرکٹ ہیلتھ ڈیولپمنٹ سینٹر کا باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا گیا ہے، اور آج جو ہے وہ تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں محکمہ صحت کے اعلیٰ افسران سمیت سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر مشتاق بشیر عاقف نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سر، بتائیے گا کہ اس ہیلتھ سینٹر سے کیا جو ہے وہ فائدہ ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہمارے ڈسٹرکٹ ہیلتھ ڈیولپمنٹ سینٹر ہوتا ہے ہر ضلع میں، اس کے ایک ہال ہوتا ہے، اس کا ہم نے باقاعدہ اناگوریشن کی ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ چنیوٹ 2009 میں ضلع بنا تھا، یہاں الگ سے ڈی ایچ ڈی سی نہیں ہے، جو ہمارے پاس سرکاری فنڈ سے جو ہمارے پاس تھے، ہم نے اپنے ان ثواب دیدی جو اختیارات ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے ایک ہال بنایا ہے۔ رپورٹ اناؤنس کریے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری بہت ساری ٹریننگ، جس میں پولیو کی ٹریننگ دی جائیں گی، کہ ہماری کلاسز ہوتی ہیں، انڈر ٹریننگ ڈسپینسر، ویکسینیٹر، سی ڈی سی سپروائزر اور باقی کرونا ٹریننگز، اور ایون ہماری جو آفیشیل میٹنگ ہوتی ہیں ڈسٹرکٹ ہیلتھ مینجمنٹ ٹیم کی، اس کے لیے الگ سے کوئی ہال نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم کبھی ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کا ہال یوز کرتے تھے، کبھی قائد اعظم ایجوکیشن اکیڈمی، کبھی گورنمنٹ ہائی اسکول کا حال اور کبھی گورنمنٹ اسلامیہ کالج کا حال۔ ظاہر ہے ان لوگوں کی بھی اپنی اسائنمنٹس ہیں، وہاں پہ ایگزامز بھی ہوتے ہیں اور باقی ان کی اپنی ٹریننگز بھی ہوتی ہیں، تو ہمیں بڑی مشکل ہوتی تھی۔ تو یہ شروع سے میری وش تھی، ویل تھی، ساتھ میری ٹیم جو ہے انہوں نے بڑی بھرپور ایفرٹس کی ہے۔ عبدالقدیر اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد پریس کلب الیکشن 2022 تا 2023 میں شاہد علی گروپ نے میدان مار لیا۔ صدر کی نشست پر شاہد علی 352 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے۔ سٹی 41 کے ہیلتھ رپورٹر عزادار حسین 334 ووٹ حاصل کر کے سیکرٹری منتخب ہو گئے۔ 9 منتخب امیدواروں نے صحافیوں کی بہتری کے لیے عملی اقدام اٹھانے کے عزم کا اظہار کیا۔ عثمان حیدر کی یہ رپورٹ دیکھیے۔
प्रेस क्लब फैसलाबाद के इलेक्शन 2022-23 का मार्का शाहिद अली ग्रुप ने अपने नाम कर लिया। सदर की नशिस्त पर 3 उम्मीदवारों में से शाहिद अली 352 वोट लेकर सरे फहरिस्त रहे, जबकि सेक्रेटरी की नशिस्त पर सिटी 41 के सीनियर रिपोर्टर अजादार हुसैन 334 वोट लेकर कामयाब करार पाए। मैं समझता हूँ कि वोटर्स का ये एतमाद है और हमारी मुंतखब काबीना वोटर्स के इस एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करेगी और जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लिए, प्रेस क्लब की बेहतरी के लिए जो हम कोशिश करेंगे कि उनकी तवक्कुआत पूरा करने के लिए मेहनत से काम करें। सहाफ़ियों के मसाइल जो है वो अरसा दराज से चलते आ रहे हैं और कोशिश करेंगे जो सहाफ़ियों के मसाइल हैं उन्हें हल किया जाए। सबसे पहले फैसलाबाद में जो सहाफ़ी कॉलोनी है अरसा दराज से उसका मसला चला आ रहा है और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे साल 2022 में जो नया सूरज तलू हुआ है तो उसमें सहाफ़ी कॉलोनी जो है वो सहाफ़ी बिरादरी को जो लेकर दी जाए। नायब सदर की 2 नशिस्तों पर 3 उम्मीदवारों में से अली इशफाक हाशमी 310 वोट लेकर पहले और अंजुम नदीम 175 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। ज्वाइंट सेक्रेटरी की 2 नशिस्तों पर 3 उम्मीदवारों के माबैन कांटेदार मुकाबला रहा। राना नईम 218 वोट लेकर पहले, जुबैर घुम्मन 216 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे, जबकि इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी की नशिस्त 210 वोटों के साथ सईद सोमी ने अपने नाम कर ली। प्रेस क्लब के 9 मुंतखब उम्मीदवारों ने सहाफियों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने के अज़्म का इजहार किया। और ये हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है और हम लोग खुश भी हैं और हमें बड़ी हमारे लिए एक बड़ी अजीब सी ये फीलिंग है कि कैमरामैन को हमेशा हमें ये बताया गया है कि कैमरामैन जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जेक्टिव पे आते हैं, लेकिन ये हमारे लिए बड़ा एक प्राउड फील हो रहा है हमें कि हमारे साथ ये कैसा हुआ है। जहाँ पे आपने बात की दोस्तों के बारे में, तो इंशाल्लाह जो हमारे दोस्त वेल करते हैं, जिनकी हमारे मेंबरशिप के हवाले से कोई मसाइल हैं या कोई भी मसाइल है, तो इंशाल्लाह हम लोग, क्योंकि मैं अपने कैमरामैन का नुमाइंदा हूं, तो मैं इनके लिए जो भी काम होगा मैं तरजीही बुनियादों पर हल करवाने की कोशिश करूंगा। समझता हूं कि फैसलाबाद प्रेस क्लब के जो एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, गवर्निंग बॉडी, उसने अपना काम जो है वो अपने मेम्बरान के लिए, एक सहाफ़ी कॉलोनी के लिए पूरी जदोजहद की, लेकिन उसमें कोताही जो है वो सरकार की आती है। जो हमारी हुकूमत पंजाब है वो उनकी तरफ से ताख़ीर का शिकार है। ये मंजिल जो है ना वो चंद माह की बात है। इंशाल्लाह कॉलोनी जो है वो फैसलाबाद के सहाफ़ियों को कादरीना मुतालबा जो है वो बहुत जल्द पूरा होने वाला है। एग्जीक्यूटिव की 15 नशिस्तों पर 28 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। 310 वोट लेकर मियां काशिफ फरीद पहले नंबर पर रहे और डॉक्टर जमील मलिक 197 वोट लेकर 15वें नंबर पर रहे। कैमरामैन मौज़म के साथ उस्मान हैदर, सिटी 41 फैसलाबाद। प्राइवेट स्कूल्स को मई और जून में इम्तिहानात पर तहफ़्फ़ुज़ात। तालीमी बोर्ड से मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात मार्च और अप्रैल में ही लेने का मुतालबा कर दिया गया। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, पंजाब भर के तमाम तालीमी बोर्ड्स की तरफ से ऐलान किया गया है कि मई में मैट्रिक और उसके बाद जून में इंटरमीडिएट के इम्तहानात लिए जाएंगे, लेकिन इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है क्योंकि पहले ही बच्चों का वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ाया हो चुका। पिछले 2 साल उनके सेशन जो हैं वो लेट शुरू हुए। इस साल भी अगर ऐसा किया गया तो यकीनी तौर पर अगला सेशन दोबारा से लेट होगा। इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार जो किया गया है उसमें यह भी एक मुतालबा है कि इनके एग्ज़ाम को मई में, चूँकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं और लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए इनको थोड़ा सा रिस्केड्यूल किया जाए और इनको पीछे लेकर आया जाए। इस हवाले से माहिर तालीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, बताइएगा कि क्या कहते हैं इस हवाले से कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान किया गया है कि मई और जून में इम्तहान लिए जाएंगे। आमतौर पर इन दिनों छुट्टियां होती हैं, गर्मियां होती हैं और लोड शेडिंग भी होती है। क्या कहते हैं, पॉसिबल है इम्तहानात और बच्चों के हवाले से क्या असरात पड़ेंगे इस पर? जी शुक्रिया जहांगीर। देखें, ये गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा स्टेप है कि पहले जैसे इन्होंने अगस्त और सितंबर में एग्ज़ाम लिए थे उसको जो ये शिफ्ट करके अब जो है वो मई और जून में लेके आए हैं। अगर आप पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें और बिलखसूस पंजाब की अगर आप वेदर को देखें तो आप देखेंगे कि मई और जून जो है ये एक्सट्रीम जो है वो हॉट वेदर होता है। इसमें ऐसे स्कूल जहाँ पे जनरेटर की फैसिलिटी है वो तो वहाँ पे तो ठीक है कि वहाँ पे बच्चे बैठ के जो है वो कंफर्टेबली एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन उन स्कूलों के बारे में भी तो आप सोचें ना कि जिन स्कूल्स में जो है वो जनरेटर की फैसिलिटी नहीं है, लोड शेडिंग बाज़ का जो है वो 12-12 घंटे की लोड शेडिंग होती है और ख़ुसूसी तौर पर गर्मियों में लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ जाता है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के और बिलखसूस पंजाब के अगर वेदर को देखें तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को ग्रेजुअली जो है इन एग्ज़ाम्स को जो है वो फरवरी और मार्च या अगर बहुत आइडियल अगर आप कंसिडर करें तो जनवरी और फरवरी के महीने में आना चाहिए ताकि जो है अगर लोड शेड। शुक्रिया जहांगीर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जंग दर्जा 4 के मुलाजमीन के भर्ती के लिए इकदाम शुरू।
जिला भर में दर्जा चहारम के मुलाजमीन की शदीद कमी का सामना था। 2000 से जायद स्कूलों में सिर्फ 109 दर्जा चहारम के महकमा स्कूल एजुकेशन ने 164 ना मुमकिन होगा। आपको बताते चले, जंग में दर्जा चहारम के मुलाजमीन की भर्ती के लिए इकदाम शुरू हैं। चनियोट में नया साल शोबा सेहत के लिए सूदमंद साबित होने लगा। जिला भर के सरकारी अस्पतालों में खाली आसामियों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यू शुरू। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं वकार घुम्मन से। जी वकार, बताइएगा। आज ही साल 2022 चनियोट में शोबा सेहत के लिए काफ़ी सूदमंद साबित हो रहा है। ज़िला में मुख्तलिफ जो हस्पताल हैं सरकारी, वहाँ पर जो स्टाफ की कमी थी उसको पूरा करने के लिए अब जो इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू हो गया। डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर जो पैनल है वो जो कैंडिडेट्स हैं उनके इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद उनसे बात करते हैं। सर, ज़िला में कितनी सीट खाली थी, कितने उम्मीदवार अब तक आए हैं और कितने रखे जाने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास डिफरेंट कैडेट्स में 75 के करीब जो है ना वो सीट्स खाली थी और तकरीबन 2000 के करीब लोगों ने अप्लाई किया और हम डेली बेसिस के ऊपर इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। ये इंटरव्यूज़ का सिलसिला जो है वो जुमे के दिन तक चलेगा और इंशाल्लाह जब इनकी इंडक्शन हो जाएगी तो हमारे लिए हेल्थ में जो हेल्थ प्रोविज़न है लोगों के लिए वो आसान होगी। मकसद यही है कि लोगों को जो है ना वो सेहत की सहूलतें जो है ना मुयसर आएँ। और आपको पता है कि हम जो है, मैं भी और हमारे CO साहब, हमारे बाकी हेल्थ के ऑफिसर्स भी जो है वो विजिट्स करते हैं। मकसद यही होता है कि लोगों को हेल्थ की जो है ना फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होनी। शुक्रिया वकार घुम्मन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।